नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की एक ऐसी घटना की जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और साथ ही हम बात करेंगे उस असाधारण रणनीतिज्ञ की जिनके फैसलों ने इस विशाल भू राजनीतिक बदलाव या कहें एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक को मुमकिन बनाया। हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे और युद्ध के मैदान में ऐसा क्या हुआ था। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक पूरी जर्नी तय करेंगे, सैम बहादुर की शुरुआती जिंदगी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और नाथुला संघर्ष तक। उसके बाद हम देखेंगे 1971 का लिबरेशन वॉर, मुक्ति वाहिनी के साथ वो अहम गठबंधन, और अंत में जानेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर आज के आधुनिक भारतीय सैन्य सिद्धांत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ओरिजिन्स ऑफ अ लेजेंड, द राइज ऑफ सैम बहादुर। एक युवा कैडेट का वो दृढ़ निश्चय जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई आम सफर नहीं है। 4 दशकों से भी लंबा शानदार करियर। 1932 में जब देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनी तो वो उसके पहले बैच का हिस्सा बने। फिर 1934 में एक्टिव सर्विस शुरू की। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए 1969 में वो सेनाध्यक्ष बने और फिर 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल के सर्वोच्च पद से नवाजा गया। भारतीय सेना के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले वो पहले अधिकारी थे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब कड़ी तैयारी को सही मौका मिलता है तो इतिहास रचा जाता है। और अगर हम उनके मेडल्स की बात करें तो ये सिर्फ पुरस्कारों की कोई लिस्ट नहीं है। हर एक अवार्ड एक बहुत बड़े ऐतिहासिक इम्तिहान को पार करने की कहानी है। 1942 में पगोड़ा हिल पर उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस मिला। 1968 में विद्रोहों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए पद्मभूषण, और फिर 1971 के युद्ध में उनके उस बेमिसाल नेतृत्व के लिए 1972 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। भाग 2, द्वितीय विश्व युद्ध और नाथुला संघर्ष। महान रणनीतिकार जन्म से नहीं होते, युद्ध का मैदान उन्हें घड़ता है। इस रणनीतिकार के इंसान होने की एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली झलक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिलती है। पगोड़ा हिल में जापानी सेना से लड़ते हुए मानेकशॉ को कई गोलियां लगी थीं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो एक सर्जन ने पूछा कि आखिर ये हुआ क्या है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उनका जवाब था, एक खच्चर ने लात मार दी है। जरा सोचिए, उनके इस हास्यबोध और जिंदादिली ने उस सर्जन को इतना प्रभावित किया कि उसने तुरंत इलाज शुरू कर उनकी जान बचाई। इस हास्य के पीछे एक बहुत ही निडर और बोल्ड कमांडर छिपा था। द्वितीय विश्व युद्ध में पगोड़ा हिल पर भारी कैजुअल्टी के बावजूद उनका वो सफल जवाबी हमला हो, या 1967 का नाथुला संघर्ष जहां उन्होंने चीनी सेना को पछाड़ा। नाथुला में तो उन्होंने सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए ऊपर से आए निर्देशों तक को दरकिनार कर दिया था। वहां आर्टिलरी और कंटीले तारों का जिस इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसने दुश्मन को पूरी तरह हैरान कर दिया। अब हम बात करते हैं उस घटना की जिसने सबसे बड़ा असर छोड़ा। भाग 3, 1971 का मुक्ति संग्राम। एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है, महज 13 दिन, जी हाँ 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ ये भीषण संघर्ष केवल 13 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया। आधुनिक युद्ध के इतिहास में इतनी तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं का बदलना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। मैप पर नजर डालें तो बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था जो भारतीय भूभाग के कारण पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थलग था। लेकिन युद्ध के बाद वो पूरा भूगोल बदल गया और जन्म हुआ एक संप्रभु गणराज्य बांग्लादेश का। इसी के साथ वो पुराना द्विराष्ट्र सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी में दफन हो गया। लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी भी थी। 30 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन बंगाली लोगों की जान के नुकसान को दर्शाता है जिन्होंने अपनी आज़ादी के संघर्ष में अपने प्राण गंवा दिए। इतने कम समय में ये शानदार सैन्य जीत कैसे मुमकिन हुई? आइए देखते हैं। भाग 4, मुक्ति वाहिनी गठबंधन। एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर जिसने ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह बदल दिया।
मुक्ति वाहिनी असल में एक बहुत बड़ा सशस्त्र छापामार प्रतिरोध आंदोलन था। इसमें पूर्वी पाकिस्तान के सैनिककर्मी, अर्धसैनिक बल और आम नागरिक सब एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इलाके की गहरी समझ और उनकी गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें इस युद्ध में सबसे बड़ा सामरिक फायदा साबित हुईं। इस गठबंधन ने जमीन पर जो काम किया वो कमाल का था। भारत ने मुक्ति वाहिनी को हथियार, गोला बारूद और ज़रूरी लॉजिस्टिक्स दिए और बदले में मुक्ति वाहिनी एक क्रूशल फोर्स मल्टीप्लायर बन गई। इस जॉइंट फोर्स ने पाकिस्तानी सेना को हर तरफ से घेर लिया और नतीजा वो ऐतिहासिक दिन जब ढाका में सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे 1971 ने एक परमानेंट पैराडाइम शिफ्ट किया। भाग 5 मॉडर्न इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन और इसकी स्थायी विरासत। मानेकशॉ और उनके जनरलों ने जो रणनीति अपनाई वो बिल्कुल सटीक थी। पहला कदम ब्लिट्सक्रेग की तर्ज पर बिजली की तेजी से आगे बढ़ना। दूसरा कदम स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस या SHBO का इस्तेमाल करके दुश्मन की डिफेंस लाइन के सीधा अंदर पैदल सेना को उतारना। इस तरीके ने दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया और यही रणनीति आगे चलकर आधुनिक भारतीय सेना के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की बुनियाद बनी। दिलचस्प बात यह है कि सैम मानेकशॉ खुद इसे कैसे देखते थे। कई लोगों ने 1971 के इस तेज अभियान की तुलना मशहूर जर्मन कमांडर रोमेल से की, लेकिन मानेकशॉ ने इसे खारिज करते हुए सीधे शब्दों में कहा, ये कहना कि ये रोमेल ने जो किया उसके जैसा था बिल्कुल हास्यास्पद होगा। उनके नजरिया साफ था, 1971 का अभियान अपनी गति और अपनी प्रकृति में पूरी तरह से अनूठा था। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। 1971 के उस युद्ध की परछाइयाँ और वो बदलती सीमाएं आज भी दक्षिण एशिया की कूटनीति को कैसे आकार दे रही हैं? ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज भी हमारे आसपास मौजूद है। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।